क्लास के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है, उसके फीचर, इम्पोर्टेंस और फेयोल के प्रिंसिपल, हेनरी फेयोल के 14 प्रिंसिपल हम लोगों ने पढ़ा था। तो आज हम खत्म करेंगे इस चैप्टर को, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को। और इस चैप्टर के अंदर हम लोग फिनिश करेंगे साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो डेवलप किए हैं टेलर ने। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास, साइंटिफिक मैनेजमेंट। इससे भी एग्जामिनेशन में 3 to 4 मार्क्स में पूछा जा सकता है। अब साइंटिफिक मैनेजमेंट बेसिकली आज ही क्लास में हम पूरा का पूरा जो मूव करेंगे इस पूरे क्लास के अंदर, वो बात करेंगे साइंटिफिक तरीके से प्रिंसिपल्स को डेवलप करने की। प्रिंसिपल्स यानी कि बता चुका हूं क्लास, गाइडलाइंस, सिद्धांत। लेकिन जो प्रिंसिपल और जो सिद्धांत बनाए जाएंगे वो साइंटिफिकली प्रूव किया जाएगा कि वो सही है। किसी के मन की इच्छा से या किसी की पावर से वो चीज़ डिसाइड नहीं की जाएगी। ये साइंटिफिकली उसको चेक किया जाएगा कि ये प्रिंसिपल ठीक है या गलत है। बहुत सारे क्लास हम मैथ स्टडी पढ़ेंगे आज की क्लास के अंदर, जो हर जगह आपको एक ही जगह हर चीज़ पे एक ही पॉइंट है, बस साइंटिफिकली प्रूव करना है उसको। ऐसा नहीं है कि मैं मालिक हूँ और मैं किसी काम को 2 आवर में कर देता हूँ, तो यही काम एम्प्लॉय भी 2 घंटे में कर दे, हम उससे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हम साइंटिफिकली हज़ारों एम्प्लॉइज़ को एक साथ बिठाएँगे, उनका टाइम नोट करेंगे और उनका टाइम नोट करके एक एवरेज टाइम निकालेंगे, जिस एवरेज टाइम में एम्प्लॉयी को परफ़ॉर्म करना होगा। आने का टाइम, जाने का टाइम, किसी काम को करने का टाइम, रेस्ट कितना चाहिए, कितनी देर के लिए चाहिए, कितनी बार चाहिए रेस्ट, ये सारी चीज़ें साइंटिफिकली डिसाइड किया जाएगा। साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ये कहता है। यानी कि जो एफडब्ल्यू टेलर है वो फोकस करते हैं किस पे? साइंटिफिक तरीके से प्रिंसिपल्स को बनाने में। चलो आओ चेक करते हैं। इट मीन्स एप्लीकेशन ऑफ साइंस, साइंस का एप्लीकेशन करना, विज्ञान का एप्लीकेशन करना फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के हर एक एलिमेंट में हम लोग साइंस का कहीं ना कहीं एप्लीकेशन करते हैं, दैट इज कॉल्ड साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है। फ्रेडरिक विंस्लॉ टेलर, आप शॉर्ट में एफडब्ल्यू टेलर जानो, was an American born on 20th of March 1856 in class Pennsylvania in USA. He was known as the father of scientific management. तो आपके काम का सिर्फ इतना है कि उसको हम लोग क्या कहते हैं? फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, एफ डब्ल्यू टेलर। तो एफ डब्ल्यू टेलर को हम लोग कहते हैं फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। टेलर फॉर्मुलेटेड 4 प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। टेलर ने 4 सिद्धांत बनाए हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के। टेलर डेवलप 4 प्रिंसिपल। चारों ही प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास, अच्छे से समझना इसको। पहला, टेलर साहब कहते हैं साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब समझते हो ना? पावर है आपके पास तो आप अपने हिसाब से रूल बनाते हो, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। हर चीज जो है वो साइंटिफिकली प्रूव होनी चाहिए। Taylor suggested that each job performed in the organization should be based on scientific inquiry and not on the basis of experience. आप अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे चीजों को मत डिसाइड करो। साइंटिफिकली क्लास हर एक जॉब की इंक्वायरी होनी चाहिए। रूल ऑफ थंब का मतलब क्या होता है सर? सर रूल ऑफ थंब का मतलब क्या होता है? ये उसका मतलब होता है डिक्टेटरशिप, तानाशाह। नॉर्थ कोरिया का तानाशाह आपने टीवी में बहुत देखा होगा। तो तानाशाह का मतलब क्या है? डिक्टेटरशिप का मतलब क्या है? जो वो बोलेगा वो आपको करना पड़ेगा विदाउट रेजिंग एनी क्वेश्चन। रूल ऑफ थंब इस तरीके से बात कहता है कि डिक्टेटरशिप ऑफ मैनेजर वेयर साइंटिफिक डिसीजन क्या कहता है क्लास? हर चीज का एक कॉज होता है और इफेक्ट होता है। हर चीज का एक रीजन है और हर चीज का एक इफेक्ट है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। टेलर बिलीव दैट देर इज ओनली वन बेस्ट मेथड टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी। टेलर कहते हैं कि अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाने का, और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस क्या होता है। मैंने कहा था इफेक्टिवनेस में टी आ रहा है, तो इफेक्टिवनेस का मतलब काम को टाइम पे पूरा करना, और एफिशिएंसी के अंदर काम को लो कॉस्ट में रिसोर्सेज का विदाउट एनी वेस्टेज करे हुए काम को पूरा करना है। तो इफेक्टिवनेस काम को समय पे पूरा करो और एफिशिएंसी मतलब लो कॉस्ट पे। तो अगर आप एफिशिएंट रहना चाहते हो, अगर आप एफिशिएंट रहना चाहते हो तो आपको एक स्टडी करना पड़ेगा जिसका नाम है क्लास वर्क स्टडी। ध्यान रखना, वर्क स्टडी क्या होता है क्लास?
वर्क स्टडी हम आगे पढ़ेंगे, टाइम स्टडी, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, फटीग स्टडी, इन सबको जोड़ते हैं और मेथड स्टडी तो हमारे पास आता है वर्क स्टडी। टेलर कहते हैं कि अगर आपको एफिशिएंसी बढ़ानी है, कम कॉस्ट में सामान बनाना है, रिसोर्सेस का वेस्टेज नहीं करना, तो आपको फॉलो करना पड़ेगा वर्क स्टडी। द मेथड सो डेवलप शुड बी सब्स्टिट्यूट ऑफ रूल ऑफ थंब। तो ये जो मेथड है क्लास, ये रूल ऑफ थंब का क्या है, सब्स्टिट्यूट है। हियर एवरी डिसीजन आर टेकन साइंटिफिकली। एग्जाम्पल, यानी कुल मिला के बच्चों ये ध्यान रखना कि साइंस नॉट रूल ऑफ थंब में जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं वो साइंटिफिकली लिया जाता है। इसका कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है, इसका कारण क्या है, इसका असर क्या होगा, इसको बिल्कुल भी एक्सपीरियंस और मैनेजर की एक्सपर्टाइज उस पर कुछ भी मतलब नहीं है उससे। साइंस जो है वो लगाना है, ना कि रूल ऑफ थंब। डिक्टेटरशिप नहीं चलना चाहिए, ऐसा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में कहा गया है एफडब्ल्यू टेलर द्वारा। एग्जाम्पल क्या देखते हैं, इन रूल ऑफ थंब द स्टैंडर्ड टाइम टू रिक्वायर्ड टू डू अ जॉब इज डिसाइड बाय द मैनेजर। रूल ऑफ थंब में मैनेजर कहता है ये काम 2 घंटे में हो जाना चाहिए तो हो जाना चाहिए, ठीक है, क्यों, उसके पास्ट एक्सपीरियंस से। बट टेलर इंसिस्ट दैट स्टैंडर्ड टाइम फॉर अ जॉब शुड बी सेटअप साइंटिफिकली। यानी किसी भी काम को करने का जो एक टाइम होता है साइंटिफिकली उसको सेटअप करेंगे बाय कंडक्टिंग टाइम स्टडी। तो हमें एक स्टडी करना पड़ेगा जो हम आगे जाके पढ़ेंगे भी, उसका नाम क्या है क्लास, टाइम स्टडी। तो जो टाइम स्टडी है उसको पढ़ेंगे तो समझ आएगा किस तरीके से साइंटिफिकली हम डिसाइड कर सकते हैं किस जॉब को कितनी देर में करना चाहिए। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, मेल जोल होना चाहिए, आपस में मतभेद नहीं होना चाहिए, आपस में डिफरेंट ओपिनियन डिफरेंट व्यू नहीं होने चाहिए, मेल मिलाप होना चाहिए। हार्मनी का मतलब क्या है, मेल जोल से रहो, एक दूसरे के मतलब कि राइवलरी मत बनो। एग्जाम्पल, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 2 तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं मैनेजर्स, दूसरा होता है वर्कर्स। जो मैनेजर है उनका काम होता है थिंकिंग प्रोसेस, वो प्लानिंग ज्यादा करते हैं, वो थिंकिंग प्रोसेस ज्यादा करते हैं। और जो वर्कर है वो फिजिकल वर्क जो है वो ज्यादा करते हैं। तो वर्कर को हमेशा ऐसा लगता है कि हमें कम पैसा दिया जा रहा है, मालिक हमें हमारा सेटिस्फेक्शन नहीं दे रहा, हमसे ज्यादा काम करवाया जाता है, हमको ऑटोनॉमी नहीं है, ओवरलोड है। ये समस्या जो है हमेशा वर्कर को रहती है। और मैनेजर को भी समस्या रहती है हमेशा कि वर्कर बिल्कुल भी अच्छे से काम नहीं करते, वर्कर रिसोर्सेज का वेस्टेज करते हैं। ये समस्या किसकी है क्लास, मैनेजर की। तो वर्कर और मैनेजर की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। वर्कर सोचता है कि वो सही है, मैनेजर सोचता है वो सही, दोनों के बीच में राइवलरी है, दोनों एक दूसरे के बारे में नेगेटिव समझते हैं। तो वर्कर और मैनेजर, ध्यान रखना, वर्कर और मैनेजर दोनों के बीच तालमेल होना चाहिए। वर्कर को समझना चाहिए कि यार जब मैनेजर हमको गाइड नहीं करेगा, हमको तनख्वाह नहीं देगा, तो हम क्या करेंगे। और मैनेजर को भी समझना चाहिए कि अगर यार फैक्ट्री में वर्कर ही नहीं होंगे तो हम काम करें कैसे, काम तो वर्कर ही करते हैं ना। तो हमें उनके साथ अच्छे से पेश आना है, उनको अच्छा पैसा देना है, रेस्पेक्ट रिकग्निशन, उनकी वर्क इन्वायरमेंट की सेफ्टी, उनका फ्यूचर प्लानिंग, ये सारी चीजें हम लोगों को डिसाइड करनी है। जब दोनों एक दूसरे के बारे में सोचेंगे तभी ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, ग्रोथ होगा। तो इसे कहते हैं हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। एज पर द प्रिंसिपल एज पर द प्रिंसिपल वर्कर एंड मैनेजर शुड वर्क टुगेदर विद हार्मनी, मिलजुल के काम करना चाहिए, नॉट डिस्कॉर्ड। जनरली बोथ ग्रुप आर, जो बोथ ग्रुप है यानी कि वर्किंग ग्रुप और मैनेजमेंट ग्रुप वर्क एज राइवल, दोनों एक दूसरे के दुश्मन की तरह काम करते हैं। वर्कर ऑलवेज फील दैट दे आर अंडर पेड एंड ओवरबर्डन, काम कम, सॉरी पैसा कम, काम ज्यादा दिया जा रहा है। और मैनेजर ऑलवेज फील दैट वर्कर्स आर गुड फॉर नथिंग, वर्कर किसी काम की नहीं, छुट्टी लेते हैं, रिसोर्सेज का वेस्ट करते हैं, प्रॉपर्टी यूज करते हैं घर के लिए, अपने बिजनेस की चीजों को अपने घर ले जाते हैं। बोथ ग्रुप शुड चेंज देयर एटीट्यूड, दोनों ग्रुप को एक दूसरे के लिए जो रवैया है, जो एटीट्यूड है, उसको चेंज करना पड़ेगा। और उसको चेंज कैसे किया जा सकता है, मेंटल रेवोल्यूशन से। अब मेंटल रेवोल्यूशन क्या है क्लास, दोनों के बीच का जो नेगेटिव एटीट्यूड है ना उसको चेंज करेंगे। वर्कर और मैनेजर दोनों के बीच में जो नेगेटिव एटीट्यूड है, लड़ाई झगड़ा होता है, काम पूरा नहीं होता, अंडरपेड उनको फील होता है, तो ये सारी चीजें जो है वो मेंटल रेवोल्यूशन प्रोसेस के अंदर दूर कर सकते हैं। हम मेंटल रेवोल्यूशन देख लेंगे आगे। क्लियर है यहाँ तक। तो आप पहला जो था पॉइंट क्या था क्लास, पहला था साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, दूसरा हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। और ध्यान रखना इसी हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड के अंदर ही लिखा हुआ है, वर्कर शुड एक्सेप्ट द इंटरेस्ट
सॉरी, वर्कर शुड एक्सेप्ट दैट द इंटरेस्ट ऑफ वर्कर एंड मैनेजमेंट इज सेम। वर्कर को हमेशा पता होना चाहिए कि मैनेजमेंट का और वर्कर का दोनों का मेन गोल एक ही है, और वो है ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना। वर्कर आर वांट टू अर्न मोर। वर्कर को ज्यादा पैसे कमाने हैं तो वो अच्छे से काम करें, ज्यादा काम करें, ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। इसमें दोनों का क्या होगा, फायदा होगा। इन जापानीज कंपनीज मैनेजर ट्रीट वर्कर्स एज अ पार्ट ऑफ देयर फैमिली। जापानीज कंपनी में मैनेजर्स जो है वो वर्कर को अपने परिवार का हिस्सा समझते हैं। सोचो कितना ज्यादा हार्मनी है। वो अपने घर का हिस्सा, अपने परिवार का जो हिस्सा है वो समझते हैं वर्कर को। तो इससे वर्कर मोटिवेट होता है। वर्कर को लगता है कि यार मैं भी इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हूं, और अच्छे से वो काम करता है। इसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो अचीव होता है। थर्ड पॉइंट है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। According to this principle, work must be carried on in corporation. क्लास जो भी काम करते हो वो कॉपरेशन से होना चाहिए विद ईच अदर, with mutual confidence and understanding for each other. The management must take worker in confidence before setting up the standard task for them. वर्कर के लिए जब टारगेट डिसाइड किया जाए, जब स्टैंडर्ड टास्क डिसाइड किया जाए, तो मेरे हिसाब से वर्कर से एक बार पूछ लेना चाहिए। और FW टेलर भी यही कहते हैं कि आप वर्कर से एक बार डिस्कस कर लो कि हम आपको इतना टारगेट दे रहे हैं, आपको इतना गोल दे रहे हैं, आप अचीव कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, क्या रिसोर्सेज की कमी है, क्या समस्या है, अपनी प्रॉब्लम बताओ, जो भी इंप्रूवमेंट जहाँ पे आ सकता है वो सारी चीजें बताओ। तो भैया कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, अपने बारे में नहीं सोचो, आप जो है वहां पे कॉपरेट करो, अपने बारे में नहीं सोचना है। ये नहीं सोचना मुझे मैं सैलरी ज्यादा कमाऊंगा, मुझे ये सोचना है कि ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ कैसे हो। अगर ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ होगा तो जाहिर सी बात है मेरा भी ग्रोथ होगा, क्योंकि मैं ही उसी ऑर्गेनाइजेशन का एक हिस्सा हूं। मैनेजर शुड वेलकम द वर्कर सजेशन। अगर वर्कर कोई सजेशन देते हैं तो मैनेजर को सजेशन को वेलकम करना चाहिए, उनको रिवॉर्ड करना चाहिए अच्छे सजेशन के लिए। एट सेम टाइम वर्कर को भी स्ट्राइक पे जाना नहीं चाहिए, अनरीजनेबल डिमांड नहीं करनी चाहिए। मैनेजर शुड वर्क साइड बाय साइड विद वर्कर। तो क्लास मैनेजर को वर्कर के साथ साइड बाय साइड काम करना चाहिए। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट क्या था क्लास, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। दूसरा पॉइंट क्या था, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। तीसरा, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। चौथा, अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि मैनेजर अपने गेन्स को शेयर कर रहा है, मैनेजर जो गेन है वो उसको शेयर कर रहा है, तो वो है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। मान लो फायदा कमाया उसने, वो शेयर कर रहा है एम्प्लॉयज के साथ, खत्म। और फोर्थ पॉइंट क्लास, ये फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। भैया अगर आप चाहते हो कि आपका एम्प्लॉय काम अच्छे से करे, तो भैया आपको उसे तनख्वाह भी अच्छी देनी होगी। डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, द एफिशिएंसी ऑफ each and every person should be taken care of right from his selection. A proper arrangement of everybody's training should be made। यानी कि हर किसी की ट्रेनिंग कराओ। वर्कर से अगर अच्छा चाहते हो आप कि वो अच्छा काम करके दे, तो भैया आपको उसे ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। कंपनी शुड ट्राई टू अपडेट देयर नॉलेज। कंपनी अपडेट करती है नॉलेज को और एम्प्लॉय का नॉलेज को टाइम टू टाइम, क्योंकि समय बदलता है तो एम्प्लॉय का नॉलेज जो है वो खराब हो जाता है, वो काम का नहीं रहता। उसमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ट्रेनिंग चाहिए, कुछ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग चाहिए। तो एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग पे भेजो ताकि वो काम अच्छे से करें। एम्प्लॉय शुड गिवन प्रमोशनल अपॉर्चुनिटी। उनको अपॉर्चुनिटी दो कि भाई कल को अच्छे से काम करोगे तो प्रमोशन होगा। एंड ऑल्सो जॉब सिक्योरिटी, कि भैया कंटिन्यू हम आपको रखेंगे, निकालेंगे नहीं। उससे क्या होता है क्लास, अच्छे से प्रोडक्शन करेगा वो, और ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी और प्रोस्पेरिटी जो है वर्कर की वो अचीव हो पाएगी। तो ये चार प्रिंसिपल कौन कौन से हैं क्लास, फटाफट जरा मुझे चारों को चारों लिख के दिखाओ। चारों लिख के दिखाओ, याद हो जाएगा शॉर्टकट में। फटाफट चारों मुझे लिख के दिखाओ, चार प्रिंसिपल्स कौन कौन से थे, फटाफट लिख के दिखाओ। कॉपी में लिखो या चैट में शॉर्ट में, एक बार लिखते हो ना जब आप कॉपी में, तो आपको अच्छे से लर्न हो जाता है। तो जब भी कोई टॉपिक अच्छे से लर्न किया करो तो उसको एक बार लिखा जरूर करो। ध्यान रखो, अगर बीएसटी में याद करना है, टॉपिक लर्न कर लिया 15 मिनट के अंदर, आराम से उसको 2-4 मिनट लिखने पे टाइम दो, उसको लिखो अच्छे से, तो ही वो अच्छे से लर्न होगा। ठीक है, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, और अगला कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, और वर्कर का डेवलपमेंट करो। अगर आप चाहते हो काम अच्छे से करे ना वर्कर, तो भैया वर्कर को ट्रेनिंग दो आप। वर्कर का डेवलपमेंट होगा, उसकी जॉब सिक्योरिटी होगी, उसका प्रमोशन अपॉर्चुनिटी होगा, ऑब्वियस है वो काम अच्छे से करेगा। और अगर वो काम अच्छे से करेगा तो आप ही का फायदा होना है ना लास्ट में। चलो अब हम बात करते हैं टेक्निक्स।
टेक्निक के साथ हम चैप्टर खत्म करेंगे। वेरी गुड नकल, आप सबको याद है। सौम्या गुड, साक्षी वेल डन, सब लोगों ने लिख लिया है क्लास। उत्कर्ष वेरी गुड। तो ये 4 पॉइंट याद हो गए आपको सबको, वेरी गुड। अब आगे चलते हैं। साइंटिफिक टेक्निक ऑफ टेलर, सब लोग कॉपी निकाल के रखना, यहाँ पे मैं कुछ याद कराऊंगा आपको। टेलर ने कुछ टेक्निक दी है, जिन टेक्निक्स के थ्रू हम लोग अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं और हम लोग बिजनेस में कम वेस्टेज के अंदर ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। वेस्ट कम होगा और प्रॉफिट हम ज्यादा कमाएंगे। तो उस टेक्निक के अंदर सबसे पहला जो टेक्निक टेलर साहब ने दिया है वो है फंक्शनल फॉरमैनशिप। क्लास समझना बात को। फंक्शनल फॉरमैनशिप कहता है कि किसी भी काम को करने के लिए आप एक एक्सपर्ट को मत लो, आप अलग अलग 8 एक्सपर्ट रखो जो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हो। अकॉर्डिंग टू टेलर, फैक्ट्री शुड बी डिवाइडेड इनटू 2 डिपार्टमेंट। हर एक फैक्ट्री के 2 डिपार्टमेंट होते हैं, एक जहां पे प्लानिंग की जाती है, जो टॉप लेवल के मैनेजर सीनियर में लोग करते हैं, और दूसरा होता है प्रोडक्शन। पहला प्लानिंग, दूसरा प्रोडक्शन। टेलर फील दैट वर्कर मस्ट बी फ्री फ्रॉम द बर्डन ऑफ प्लानिंग। वर्कर को प्लानिंग से मतलब नहीं है, प्लानिंग वालों को प्रोडक्शन से मतलब नहीं है, दोनों अपने अपने काम में फोकस करो। एंड दे मस्ट कंसंट्रेट ऑन वर्क एंड प्रोडक्शन, and planning department should focus on planning, policy, strategy making, etc. to develop the specialization both department। दोनों डिपार्टमेंट में स्पेशलाइजेशन मतलब कि स्पेशलाइजेशन को डेवलप करने के लिए, एक्सपर्ट बनाने के लिए टेलर ने क्लास सजेस्ट किए 4 एक्सपर्ट, यानी 4 स्पेशलिस्ट फ्रॉम ईच डिपार्टमेंट। प्लानिंग डिपार्टमेंट में भी 4 लोग रहेंगे जो गाइड करेंगे ताकि प्लान इजीली और अच्छे से विदाउट एनी क्लास मतलब कि रिसोर्सेज का वेस्टेज कह लो या कस्टमर सेटिस्फेक्शन को देखते हुए वो लोग क्या करेंगे, 4 एक्सपर्ट बताएंगे। और जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उनमें भी 4 एक्सपर्ट होंगे। तो एक एक एक्सपर्ट क्लास जो है वो काफी नहीं है, तो इसीलिए 4 एक्सपर्ट जो है टेलर साहब ने रखे। अब इनके नाम आपको याद करने हैं, ध्यान रखना। प्लानिंग डिपार्टमेंट में ध्यान से समझना, ध्यान समझना। सबसे पहले रूट क्लर्क। प्लानिंग डिपार्टमेंट में क्या होता है, रूट क्लर्क, जो आपको रास्ता दिखाता है। ध्यान समझना, रूट क्लर्क मतलब जो रास्ता दिखाएगा, वो आपको बताएगा कि जो है वो कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनको आपने फॉलो करने हैं, रास्ता दिखा रहा है। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क क्या होता है, जो क्लास एक स्पेसिफाइड मैनर में दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग इंस्ट्रक्शन, वो इंस्ट्रक्शन देते हैं काम को किस तरीके से करना है। टाइम एंड कॉस्ट ये चेक करते हैं काम समय पर पूरा हो रहा है कि नहीं। क्या पता समय पर पूरा हो रहा है लेकिन कॉस्ट बहुत ज्यादा लग रही है तो महंगा होगा सामान, वैसे भी नहीं बिकेगा। तो टाइम और कॉस्ट को कंपेयर करती है क्लास टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। लास्ट है डिसिप्लिन, यानी काम जो है वो डिसिप्लिन तरीके से हो रहा है नहीं हो रहा, कहीं ऐसा तो नहीं है ना। अब एग्जाम्पल देता हूँ डिसिप्लिन का, मैंने पहले भी दे रखा था कि डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं क्लास में शांति से बैठना। डिसिप्लिन मतलब जो तरीका चल रहा है उस तरीके के हिसाब से रहना। एग्जाम्पल, आप क्लास में लेट के पढ़ाई करोगे, हेड डाउन करके पढ़ाई करते हो, तो भी आप पढ़ाई कर सकते हो, मे बी आप क्लास में फर्स्ट आ जाओ, टॉप कर जाओ, लेकिन क्या ये डिसिप्लिन है? नहीं, ये डिसिप्लिन नहीं है। एग्जाम्पल, आप मैकडी जाते हो, आप पिज्जा हट जाते हो क्लास, या आप सीसीडी जाते हो कॉफी पीने, अगर वो लोग बिना हाथ में ग्लव्स पहने ऐसे ही मान लो आलू टिक्की को पकड़ के ऐसे ही आपको दे दें ऐसे, तो वो क्या डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हैं? क्या स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं? वो नहीं कर रहे। तो डिसिप्लिन मतलब काम तो हो रहा है लेकिन काम प्रॉपर तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा, वर्क प्लेस पे डिसिप्लिन है कि नहीं है, रूल रेगुलेशन लोग फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे। बेसिकली डिसिप्लिन का मतलब क्या है, रूल रेगुलेशन, जो भी रूल्स रेगुलेशन है उसे फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो बताओ क्लास कौन कौन से हैं। सबसे पहले रास्ता दिखाने वाला कौन है, रास्ता दिखाने वाला रूट क्लर्क। इंस्ट्रक्शन देने वाला इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। टाइम कॉस्ट देखने वाला टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। और डिसिप्लिनरी मतलब क्या है, डिसिप्लिनरी मतलब क्या है क्लास, कि जो रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करे, जो रूल और रेगुलेशन को फॉलो करे वो डिसिप्लिनरी। ओके, तो ये 4 जो हेड हैं ये किसके हेड हैं क्लास, प्लानिंग डिपार्टमेंट के। अब ऑर्गेनाइजिंग डिपार्टमेंट में जो लोग हैं क्लास, एक बार वो रीड करो, फटाफट चेक करो ऑर्गेनाइजिंग में कौन कौन है। ये 4 पॉइंट हो गए, ध्यान रखना। सबसे पहला रास्ता, अब ना दिमाग में इमेजिन करो, अच्छे से इमेजिन करके देखो। सबसे पहला क्या है क्लास, रास्ता दिखाने वाला रूट क्लर्क। दूसरा इंस्ट्रक्शन देने वाला, कैसे कैसे काम होगा, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। तीसरा क्या है क्लास, तीसरा टाइम और कॉस्ट के समय समय पे काम पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा, लागत जो है, कॉस्ट जो है वो सही से लग रही नहीं लग रही उसको।
और ज़्यादा महँगा तो नहीं बन रहा, समय पे लेट तो नहीं हो रहा डिलीवरी प्रोडक्शन में, और लास्ट क्या आएगा? डिसिप्लिन, यानी डिसिप्लिन से काम हो रहा है या नहीं हो रहा, ओके। और जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसमें भी 4 बॉस हैं, 4 मतलब हेड हैं, बॉस हैं। पहला गैंग बॉस, ध्यान समझना, जितने भी मशीन्स हैं, जितने भी क्लास टूल्स हैं वो रेडी रहनी चाहिए ताकि वर्कर आए और काम को चालू करे। वर्कर सुबह-सुबह जब फैक्ट्री में आता है, तो वर्कर जब सुबह आता है तो वो सीधे मशीन पे काम करेगा, उसे मशीन वो अरेंज नहीं करनी, उसको वो ठीक नहीं करना है, उसको रिपेयर नहीं करना है। तो वो होता है गैंग बॉस। स्पीड बॉस चेक करता है क्लास के टाइम पे काम पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा। रिपेयर बॉस चेक करता है कि मशीन ठीक है, कोई क्लास वर्किंग कंडीशन मशीन की ठीक है कि नहीं है, रिपेयर की जरूरत तो नहीं है। और इंस्पेक्टर लास्ट में चेक करेगा क्वालिटी, जो प्रोडक्ट बन रहा है उसकी क्वालिटी कैसी है, वो प्रोडक्ट अच्छा है या खराब है, वो क्वालिटी में पास होगा। और क्वालिटी अगर उसकी चेक हो जाएगी तो ही वो आगे क्या जाएगा, मार्केट में निकलेगा। तो ये चार चार फटाफट कॉपी में लिख लो क्लास, जल्दी से इसे कॉपी में लिख लो, 4 प्लानिंग और 4 ऑपरेशनल, ठीक है, ये जी लिखो। हाँ सौम्या बताओ क्या डाउट है? सर रिपेयर बॉस और गैंग बॉस में डिफरेंस, सिर्फ गैंग बॉस मतलब मशीनरी को देखेगा और रिपेयर भी। देखो, आपके पास मशीन अवेलेबल होनी चाहिए, वो गैंग बॉस है। बीच में खराब अगर हो गया मान लो मशीन, अब नॉर्मली होता है क्या, हमारे घर में मान लो एसी खराब हो गया, फ्रिज खराब हो गया, गीजर खराब हो गया, तो हम लोग क्या करते हैं, 2-4 दिन का वेट कर लेते हैं, 2-4 दिन में वो आता है, ठीक करके चला जाता है। लेकिन एक बात बताओ, फैक्ट्री में अगर मशीन खराब हो गई तो क्या 2-4 दिन का वेट किया जाएगा? 2-4 दिन छोड़ो, अगर 2 मिनट भी, अगर गूगल बंद हो जाए 2 मिनट भी, या अमेजोन बंद हो जाए, या फेसबुक बंद हो जाए, व्हाट्सएप बंद हो जाए, तो तहलका मच जाता है क्लास, पूरे के पूरे न्यूज में आ जाता है पूरे उसमें। अब ये तो कि बहुत बड़ी कंपनी की, आईटी कंपनी की बात होगी। प्रोडक्शन करते वक्त अगर मशीन 1 घंटा भी बंद रहा ना, तो लाखों का नुकसान हो सकता है। मशीन एक एक मिनट, एक एक सेकंड के अंदर प्रोडक्शन करती है। तो मशीन अगर कोई खराबी आती है, तो इनके अपने रिपेयर करने वाले लोग होते हैं, इनको बाहर से नहीं बुलाना पड़ता उनको। गैंग बॉस क्या है, मशीन होनी चाहिए फैक्ट्री के अंदर, नई फैक्ट्री के अंदर मशीन होनी चाहिए। रिपेयर बॉस अगर कोई खराबी आती है तो फटाफट उसमें रिपेयर होता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? गैंग बॉस, रिपेयर बॉस यस दोनों सर। डिफरेंट है। चलो, तो ये 8 फटाफट कॉपी में लिख डालो जल्दी से, ये सारे के सारे देखो नाम आपको याद हो जाने चाहिए, तो ये 8 नाम जो हैं इसे कॉपी में लिख लो सब लोग, ये 8 के 8 नाम अपनी कॉपी में जो है सब लोग लिख लो। 4 किसके हैं क्लास? 4 प्लानिंग डिपार्टमेंट के, और 4 किसके हैं क्लास? 4 हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के। तो पहला समझ में आ गया, फंक्शनल फॉरमैनशिप। दूसरा आते हैं, दूसरा है क्लास स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्ड। अच्छा देखो, एक वर्ड है स्टैंडर्ड, तो मैं इस स्टैंडर्ड जो है, स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या होता है? देखो नॉर्मली होता क्या है, जब आप कभी टी शर्ट लेने जाओगे, शर्ट पैंट लेने जाओगे, तो ना अपनी दुकान पे एक स्टैंडर्ड साइज रखते हैं कि भाई ये नॉर्मल साइज है, ये साइज जो है सबको मिल ही जाएगा, ये नॉर्मल साइज है, स्टैंडर्ड साइज है, ठीक है। तो अब अगर किसी को कुछ, मान लो किसी का वेट बहुत कम है, बहुत ज्यादा है, तो उसे कस्टमाइज कराना पड़ता है। कस्टमाइज मतलब अपने हिसाब से उसको फिटिंग कराना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड का मतलब क्या है? प्रोडक्ट ऐसा हो जो इजीली सब लोग जो है हैंडल कर सके, ले सके। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑलवेज कहता है मेंटेनिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड, प्रोडक्ट ऐसा हो क्लास, क्वालिटी स्टैंडर्ड हो। स्टैंडर्ड शुड बी मेंटेन फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, लाइक सिलेक्शन ऑफ टूल। आप टूल अच्छे खरीदो, आपकी इक्विपमेंट अच्छी होनी चाहिए, रॉ मटेरियल अच्छा होना चाहिए, आपकी मशीन अच्छी होनी चाहिए, स्टैंडर्ड साइज होना चाहिए, एक वेट होना चाहिए, एटसेट्रा। ऑल्सो कीप इन माइंड द सिंप्लीफिकेशन मीन्स एलिमिनेशन ऑफ अननेसेसरी डिवीजन ऑफ प्रोडक्ट साइज एंड टाइप। 100 प्रोडक्ट की जगह 10 प्रोडक्ट बनाओ, अननेसेसरी डिवीजन मत करो। इससे आपकी कॉस्ट जो है क्लास कम होगी और आपकी क्वालिटी जो है वो इंप्रूव होगी। 100 प्रोडक्ट बनाओगे शायद क्वालिटी ना दे पाओ, अगर आप एक ही प्रोडक्ट बनाते हो तो शायद आप क्वालिटी दे पाओ। ऑडी कार बनाती है, अगर ऑडी कल को मोबाइल फोन बनाने लगे, एसी बनाने लगे, तो शायद अपनी कार में वो इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं दे पाएंगे। और उनकी कार की अलग ही लेवल की मार्केट है, मर्सिडीज बेंज, बीएमडब्ल्यू या रोल्स रॉयस या फरारी। इन सब ये लोग अपने प्रोडक्ट पे फोकस करते हैं, 100 प्रोडक्ट नहीं बनाते ये लोग, कुछ ही प्रोडक्ट बनाते हैं और उस पर ही फोकस करते हैं। एग्जाम्पल एप्पल इनकॉर्पोरेशन, एप्पल कंपनी जो है वो सिलेक्टेड चीजों को ही बनाती है, बहुत ज्यादा चीजों को फोकस वो नहीं करती। तो सिंप्लीफिकेशन मतलब काम को सिंपल रखो, अननेसेसरी डिवीजन प्रोडक्ट का बंद कर दो, एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट का बनाओ, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट होना चाहिए, साइज वेट ये सब एक क्लियर चीज होनी चाहिए,
ताकि लोगों को जो साइज वेट पसंद आए उसी साइज वेट में वो लोग खरीद सकें। दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्डाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ, सॉरी, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। क्लास जो भी मैं नोट्स दिखा रहा हूँ ना, ये 100% करेक्ट है और इस पे आप 100 में से 100 स्कोर कर सकते हो, डोंट वरी। लेकिन नोट्स के साथ आपको केस स्टडी, अगर हम सिलेबस खत्म करेंगे उसके बाद केस स्टडी की प्रैक्टिस के लिए बताऊंगा मैं आपको, या फिर 2 चैप्टर करने के बाद जो है आप लोगों को केस स्टडी की प्रैक्टिस, एमसीक्यूज जो मैं आज भेज दूंगा आपको, आप बनाने हैं आपको सब कुछ, ठीक है ना। थर्ड इज वर्क स्टडी, ध्यान समझना, वर्क स्टडी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला आपने जो पढ़ा टेक्निक के अंदर, तो वो पहला टेक्निक क्या पढ़ा है क्लास आपने? फंक्शनल फॉर्मैनशिप। पहला टेक्निक क्या था? फंक्शनल फॉर्मैनशिप। दूसरा स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। तीसरा है वर्क स्टडी। अब ये वर्क स्टडी होता क्या है? सबसे पहली बात, वर्क स्टडी के अंदर क्लास यहाँ पे अलग अलग स्टडी आती है। पहली थकान अध्ययन, फैटिग स्टडी। दूसरा है मेथड स्टडी। तीसरा है टाइम स्टडी और चौथा है मोशन स्टडी। तो ये 4 अलग अलग स्टडी है। बच्चों ध्यान समझना, मैं जल्दी खत्म कर दूंगा टॉपिक को। 4 स्टडी जो है ना, ये 4 अलग अलग स्टडी में बात एक ही कही गई है कि जो भी चीज करते हो ना वो साइंटिफिकली प्रूफ करो। अब वो कैसे करेंगे हम फैटिक स्टडी के अंदर देख लेंगे, ठीक है। चलो फटाफट जरा फैटिक स्टडी रीड करना स्टार्ट कर दो, फटाफट चेक करो क्या है। फैटिक मतलब होता है फटीग, थकान। थकान, स्टडी मतलब अध्ययन। तो हम थकान का अध्ययन करने वाले हैं, वो भी साइंटिफिकली। चेक करो क्या है, रीड करो फटाफट, एक बार रीड करो, मैं कराता हूं। अब ये जो स्टडी है थकान अध्ययन, ये हम क्यों कराते हैं? इट इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल, ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट इंटरवल एंड नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल। कितनी बार आपको क्लास रेस्ट लेना है, कितनी देर के लिए रेस्ट लेना। मान लो एक बार आपका ब्रेक हो गया, तो ब्रेक 15 मिनट का होना चाहिए या आधे घंटे का होना चाहिए। और ऐसे ब्रेक जो है वो कितनी देर में होना चाहिए, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल, कितनी कितनी क्लास देर में जो है रेस्ट इंटरवल होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी। ड्यूरेशन, कितनी देर का होना चाहिए, आधे घंटे का, 15 मिनट का। और ऐसा दिन में कितनी बार होना चाहिए। अ पर्सन इज बाउंड टू गेट टायर्ड व्हेन ही इज परफॉर्मिंग अ जॉब फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। क्वाइट ऑब्वियस है कि अगर कोई काम कर रहा है तो वो थकेगा। लेकिन मैनेजर 2 घंटे में थक जाता है तो वो एम्प्लॉय से बोले कि 2 घंटे बाद ब्रेक होगा, ये चीज सही नहीं है। मालिक 1 घंटे में थक जाता है या 5 घंटे में थक जाता है, मालिक कहता है कि मैं थकता ही नहीं हूं तो ब्रेक होगा ही नहीं, तो ये चीजें क्लास संभव नहीं है। आप मालिक के हिसाब से नहीं चलोगे। आपको जो भी कुछ करना है क्लास, वहां पे जो भी कुछ करना है वो साइंटिफिकली प्रूव करना है। अब कैसे करेंगे सुनो। सो दैट नीड रेस्ट इंटरवल, बट रेस्ट इंटरवल एंड इट्स ड्यूरेशन इज डिसाइड विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक अप्रोच। तो जो रेस्ट इंटरवल, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल, ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट इंटरवल जो है वो साइंटिफिकली प्रूव करेंगे। और इसे करना क्या है, सुनो मेरी बात को। टेलर ने एक क्लास बड़ा सा हॉल लिया, इसमें सब लोगों को बिठा दिया लाइन बाय लाइन कि बैठो। टेलर ने बिठा दिया और काम दे दिया कि भाई काम करो। ये लो सबको बिठा दिया, मान लो ओके काम करो। स्टॉप वॉच ले लिया, घड़ी ले ली क्लास, घड़ी ले लिया और बोला काम करो। और घड़ी लेने के बाद उसको चेक किया कि कौन वर्कर कितनी देर में थक जाता है। लाइक ये थक जाता है 2 घंटे में, ये थक जाता है 1 घंटे में, ये थक जाता है 3 घंटे में। समझ रहे हो बात को? तो तीनों का एवरेज ले लिया तो आया 6 डिवाइड बाई 3, 2 आवर्स। तो इससे हमें पता चल गया क्लास एवरेज निकाल के कि तीनों वर्कर को ऑन एन एवरेज 2 घंटे में थक जाते हैं। तो उनको ब्रेक दो, क्योंकि ब्रेक देने के बाद उनकी एफिशिएंसी और बढ़ जाएगी। उसे 15 मिनट 10 मिनट ब्रेक दे दो ना, टी कॉफी ब्रेक, स्नैक ब्रेक, तो उसके बाद उसकी एफिशिएंसी और बढ़ेगी, वो काम और अच्छे से करेगा। इसको पता करने के लिए क्लास हम वर्कर को, 1000 ऑफ वर्कर्स को बैठाते हैं, स्टॉप वॉच लेके हम चेक करते हैं और बाद में हम क्या करते हैं क्लास, उन सबको डिसाइड एवरेज निकाल के उसी टाइम को एक स्टैंडर्ड टाइम बना देते हैं रेस्ट इंटरवल का। दैट इज कॉल्ड फैटिग स्टडी। अब चेक करो इन्होंने क्या लिखा है। To conduct fatigue study, Taylor suggested to observe a average worker when he is performing job. तो
ऑन एन एवरेज वर्कर जब वो जॉब को परफॉर्म करता है एंड नोट डाउन द टाइम व्हेन द वर्कर स्टार्ट्स गेटिंग टायर्ड एंड व्हेन हिज एफिशिएंसी लेवल स्टार्ट डिक्रीजिंग। तो वो चेक करता है क्लास की कब वर्कर थक रहा है, थकना शुरू कर रहा है। तो क्लास अगर वर्कर थक रहा है धीरे धीरे, तो भैया उस सिचुएशन में ही नीड्स अ ब्रेक। तो उसे आप ब्रेक दो, और ब्रेक देने से क्लास क्या होगा, वो काम और अच्छे से ब्रेक के बाद करेगा। सिमिलरली रेस्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑल्सो डिसाइडेड। तो कितनी बार रेस्ट देना है वो सब चीज इसी तरीके से डिसाइड किया जाएगा। ठीक है क्लास, थकान अध्ययन समझ में आ गया कैसे करना है। अगला है मेथड स्टडी। सब लोग रीड करो कि मेथड क्या है। किसी भी काम को करने के लिए बच्चों, किसी भी काम को करने के लिए अलग अलग मेथड होते हैं, लेकिन हम कौन से मेथड को सिलेक्ट करेंगे, वो मेथड जिसमें हमारा सबसे ज्यादा फायदा होगा और सबसे कम हमारी लागत होगी। नुकसान कम फायदा ज्यादा, जो मेथड होगा हम उसे स्टडी करेंगे। टेलर कहते हैं किसी एक काम को करो लेकिन अलग अलग मेथड से करो, और सारे मेथड से करने के बाद जो मेथड सबसे ज्यादा कॉस्ट एफिशिएंट है, आप उसी मेथड को फॉलो करो और उसी को आप आगे यूज करो। मेथड स्टडी तो पहला जो था क्लास वो क्या था, फैटिग स्टडी, दूसरा मेथड स्टडी, तीसरा टाइम स्टडी। चेक करो क्लास टाइम स्टडी क्या है, फटाफट रीड लगाओ अपने आप, जब तक पढ़ोगे नहीं तो समझ कुछ नहीं आएगा। बुक भी रीड करनी है अपने आप, फटाफट चेक करो टाइम स्टडी क्या है। इस टेक्निक के अंदर हम क्या डिसाइड करते हैं क्लास, मतलब ये जो टाइम स्टडी है ये हम पढ़ क्यों रहे हैं, ये जानने के लिए किसी भी काम को करने का एक स्टैंडर्ड टाइम कितना है। सेटिंग ऑफ द स्टैंडर्ड टारगेट फॉर वर्कर, वर्कर को कितना टारगेट देंगे एक दिन का, ताकि हमें ये पता पड़ सके कि कौन एफिशिएंट है कौन इनएफिशिएंट। अब ये कैसे होता है आप रीड करो, फिर मैं समझाता हूँ आपको। एफिशिएंट वर्कर वो होता है क्लास जो रिसोर्सेस को बहुत कम वेस्ट करता है, इनएफिशिएंट जो रिसोर्सेस को क्या करता है, वेस्ट करता है। बात को समझना। आप मान लो जो 100 यूनिट बनाता है, टारगेट जो है वो 100 यूनिट का है, 100 यूनिट बनाता है तो वो एफिशिएंट है, जो 90 बनाता है वो इन एफिशिएंट है। तो हमें पता पड़ेगा ये वर्कर जो है एफिशिएंट है और ये वर्कर क्या इनएफिशिएंट। जो टाइम स्टडी है बेसिकली, this technique is conducted to determine the standard time to perform a job, setting up of standard target for worker, categorizing the efficient and inefficient worker. Taylor suggested that the time required to perform a job should be decided scientifically. साइंटिफिकली टाइम डिसाइड करोगे, टाइम स्टडी जो है वो फॉलो किया जाता है, जहां पे क्लास क्या होता है, टेलर सजेस्टेड टू ऑब्जर्व एन एवरेज वर्कर व्हेन ही इज परफॉर्मिंग द जॉब। 1000 वर्कर को एक साथ बैठाओ और घड़ी लेके चेक करो कि वो हर एक वर्कर काम को कितनी देर में पूरा करता है, और उसका जो एवरेज टाइम होगा वही आपका एक स्टैंडर्ड टाइम हो जाए काम को पूरा करने का। ऑन एन एवरेज अगर हर कोई 2 घंटे में काम पूरा करता है तो स्टैंडर्ड टाइम जो है वो 2 घंटे का होगा, और 2 घंटे में सबको काम को पूरा करना है। 100 टाइम लिखा है क्लास, आप 100 टाइम करो और अच्छा है, 1000 टाइम करोगे और अच्छा मिलेगा आपको रिजल्ट। देन टेक आउट द एवरेज। सिमिलर टारगेट आर ऑल्सो डिटरमाइन साइंटिफिकली। टारगेट भी एक दिन का जो है वो एम्प्लॉय से करवा के साइंटिफिकली डिसाइड करते हैं। इफ द वर्कर इज एबल टू अचीव द टारगेट ऑन टाइम, अगर टाइम पे टारगेट को अचीव किया तो एफिशिएंट, और टाइम पे टारगेट को अचीव नहीं किया तो वो कहलाएगा इनएफिशिएंट वर्कर। फैटिग स्टडी हो गया, टाइम स्टडी हो गया। अब अगला है क्लास मोशन स्टडी। मेथड स्टडी भी हो गया, अगला है मोशन स्टडी, गति अध्ययन। मोशन स्टडी का मतलब क्या है क्लास, गति। अच्छा सौम्या, मेथड एक चीज सुन लो जरा। मान लो कि किसी प्रोडक्ट को बना रहे हैं, अब हम उसे लेबर इंटेंसिव से भी बना सकते हैं, कैपिटल इंटेंसिव से भी, जिसमें हमारा कॉस्ट जो है वो कम आएगा, उसी मेथड को फॉलो करेंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि लेबर इंटेंसिव में हमेशा कॉस्ट कम आता है, जनरली कम आता है। या किसी सामान को हम बना रहे हैं तो उसके लिए जो भी प्रोडक्शन करने का तरीका है, रॉ मेटेरियल राजस्थान से खरीदें या हरियाणा से खरीदें या पंजाब से खरीदें, या फिर जो रॉ मटेरियल है वो मान लो आप उत्तराखंड से खरीद सकते हो या फिर आप केरला से खरीदोगे, तो कहाँ से रॉ मटेरियल खरीदें,
तो अलग अलग वे से प्रोडक्शन करके देखो, हर किसी का कॉस्ट चेक करो और जिसका कॉस्ट सबसे कम हो उसी को क्या करो, उसी को मेथड बना दो। क्लियर? इसको बोलते हैं मेथड स्टडी। मोशन स्टडी क्लास गति अध्ययन कि आपकी स्पीड कितनी है। क्लास ध्यान रखना उत्कर्ष इतना लिखना जरूरी है, आपकी मर्जी, आप थोड़ा छोटा भी लिख सकते हो, लेकिन जो बात है वो क्लियर तभी होगी जब आप इतना लिखोगे। थोड़ा कम कर सकते हो, थोड़ा ज्यादा कर सकते हो अपनी इच्छा से। तो मैंने तो बहुत सारा इसलिए लिख के दिया आपको कि आपको 100% याद ना हो तो कम से कम 80% तो चीजें लर्न हो। हेडिंग ही तो याद करनी है आपको, अंदर का तो सारा अपनी ओन लैंग्वेज बना के लिखना है। मोशन का मतलब क्या है? बहुत सारे ऐसे लोग हैं फैक्ट्री में जो अनप्रोडक्टिव मूवमेंट करते हैं। यहाँ पे बात चल रही है कि कौन सा मूवमेंट प्रोडक्टिव है, अच्छा है, और कौन सा मूवमेंट अनप्रोडक्टिव अच्छा नहीं है। प्रोडक्टिव मूवमेंट क्या होता है? जहां पे कुछ ना कुछ फायदा हो रहा है। एग्जाम्पल, आप स्कूल में जाते हो, पढ़ाई करते हो, नोट बनाते हो, टीचर से क्वेश्चन आंसर पूछते हो, वो सारा का सारा प्रोडक्टिव मूवमेंट है। लेकिन अनप्रोडक्टिव मूवमेंट क्या होता है? जब आप स्कूल से बंक कर लेते हो या फिर बेमतलब के वॉशरूम 10 बार जाते हो या फिर यहाँ वहां घूमना, उसको बोलते हैं अनप्रोडक्टिव मूवमेंट। तो अनप्रोडक्टिव मूवमेंट को पता करना है, उसको हटाना है, और प्रोडक्टिव मूवमेंट को पता करके उसको लागू करना है। इसमें बोलते हैं मोशन स्टडी। जो एग्जाम्पल देता हूं, मान लो एक सिलाई मशीन है, ये सिलाई मशीन है एक। अब इस सिलाई मशीन के अंदर काम जो है, एक लेडीज कर रही है सिलाई मशीन के अंदर। अब उसके पास सीजर के लिए उसे दूसरी जगह जाना पड़ता है। उसको मान लो उसमें रिबन लगती है, बॉबिन लगता है, या फिर जो उसमें स्केस लगता है, धागा लगता है, उसके लिए अलग अलग जगह जाना पड़ता है। तो सोचो, ये इतनी जगह बार बार जा रही है, कभी रिबन लेने के बहाने, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो हमें इसके टेबल के नीचे ही पूरी टूल किट रख देनी चाहिए, ताकि इसे जो चाहिए वहीं से ले ले, इसे उठ के जाने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि ये जो मूवमेंट वो कर रही है वो अनप्रोडक्टिव है, और जो सिलाई कर रही है वो प्रोडक्टिव मूवमेंट है। कई बार स्कूल में होता क्या है, आपके स्कूल में चौक नहीं होता है, मार्कर नहीं होता है, तो बच्चे को बोला जाता है जाओ ऑफिस से लेके आओ। तो बच्चे को बहाना मिल जाता है, बच्चा अपने दोस्त के साथ जाता है, पूरे स्कूल के चक्कर लगाता है, घूमता है, फिरता है, फिर जाके चौक लेके आता है, इससे टाइम वेस्ट हुआ। दैट इज अनप्रोडक्टिव मूवमेंट। इससे अच्छा बच्चे की क्लास में अगर रखवा दिया जाए चौक डस्टर, तो उसे बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दैट इज कॉल्ड प्रोडक्टिव मूवमेंट। तो मोशन स्टडी के अंदर हम चेक करेंगे कि कौन किस स्पीड से काम कर रहा है मोशन स्टडी के अंदर, ठीक है। कटिंग डाउन द अनप्रोडक्टिव एंड वेस्टफुल मूवमेंट, और जो अनप्रोडक्टिव वेस्टफुल मूवमेंट उसे खत्म करना है। टू कंडक्ट मोशन स्टडी टेलर सजेस्टेड टू ऑब्जर्व एन एवरेज वर्कर व्हेन ही इज परफॉर्मिंग द जॉब, नोट डाउन ऑल द मूवमेंट ही इज डूइंग। जो भी काम वो कर रहा है उसके मूवमेंट्स को नोट डाउन करो। हाउ मेनी टाइम ही इज गेटिंग अप फ्रॉम हिज प्लेस, अपने चेयर से कितनी बार उठा है वो, इसको 100 टाइम चेक करो अलग अलग वर्कर के साथ। और इन सबको राइट डाउन करने के बाद पता कर लो कि कौन कौन से मूवमेंट प्रोडक्टिव है और कौन कौन से मूवमेंट अनप्रोडक्टिव है, और बाद में उस अनप्रोडक्टिव मूवमेंट को एलिमिनेट कर दो। एलिमिनेट कैसे करोगे? आप रूल बना दोगे, ये वाला काम कोई नहीं करेगा। रूल बना दोगे, चौक लेने कोई नहीं जाएगा, स्कूल के अंदर ही चौक आपको मिल जाएगा। रूल बना दोगे कि सीजर जो है या फिर और जो इक्विपमेंट है वो अपने टेबल के नीचे से लो, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। दैट इज कॉल्ड अनप्रोडक्टिव मूवमेंट एलिमिनेशन। तो ये हो गया मोशन स्टडी। क्लियर है क्लास यहां तक? लास्ट जो पॉइंट है क्लास, सॉरी फोर्थ पॉइंट जो है, वो डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम। बहुत ही तगड़ा मोटिवेटर है क्लास, ये बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिवेटर है। एम्प्लॉय इससे बहुत ज्यादा मोटिवेट होते हैं, काम नहीं करने वाले लोग भी काम करने लग जाते हैं। टेलर ने ऐसी टेक्निक बताई है, डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम। 0 से 100 पीस बनाओगे, पर पीस 5 रुपए मिलेगा आपको। 100 से 150 के अंदर बनाओगे तो पर पीस आपको मिलेगा 7 रुपए। तो कोई भी इंसान 100 क्यूब बनाना चाहेगा, वो चाहेगा 100 से ज्यादा बनाऊं ताकि मुझे पर पीस पे 700 रुपए मिले। अगर मैं मान लो 90 पीस बनाता हूं तो 5 के हिसाब से 400 मिलेगा। लेकिन अगर मैं 150 पीस बनाता हूं तो 7 के हिसाब से, या मान लो मैं 120 या 120 पीस बनाता हूं तो 7 के हिसाब से 840 मिलेगा। सोचो कितना ज्यादा, सिर्फ 30 पीस को फालतू बनाने से डबल से भी ज्यादा पैसा मिल रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि जितना ज्यादा आप प्रोडक्शन करते चले जाओगे, अब 150 से 200 के बीच बनाओगे, 10 रुपए पर पीस। समझ रहे हो बात को? तो यानी कि प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जितना ज्यादा हम आप प्रोडक्शन करते चले जाओगे, उतना ज्यादा आउटपुट देंगे। अगर कोई बच्चा इसमें काम चोरी, सॉरी कोई एम्प्लॉय इसमें काम चोरी करेगा और काम चोरी करके सामान नहीं बनाएगा, तो उसको पैसा जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? कम मिलेगा। और अगर जो काम मेहनत से करेगा तो वो 150 से 200 के बीच सामान बनाएगा, तो उसको कितना मिलेगा? उसको मिलेगा 10 रुपए पर पीस।
तो ये है, कंपनी मस्ट फिक्स अ स्टैंडर्ड रेट ऑफ वेज फॉर वर्कर फिक्सिंग स्टैंड आउटपुट। तो कंपनी को एक स्टैंडर्ड रेट फिक्स कर देना चाहिए कि हम इतने रुपए देंगे आपको, हमारा वेज सिस्टम इतना है। द वर्कर हु प्रोड्यूस मोर, और जो क्लास ज्यादा सामान बनाएगा उसे ज्यादा पैसे देंगे, हायर रेट, और जो कम बनाएगा उसे लो रेट देंगे। यानी कम सामान बनाओगे तो रेट कम, आपका नुकसान होगा, ज्यादा सामान बनाओगे तो रेट ज्यादा होगा और आपका फायदा होगा। इसको बोलते हैं डिफरेंशियल पीस वेज रेट सिस्टम। जैसे जैसे आपका पीस वेज के हिसाब से आपको मिलेगा, जितना ज्यादा प्रोडक्शन करोगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। क्लास फिफ्थ पॉइंट है मेंटल रेवोल्यूशन, और ये बिल्कुल आखिरी पॉइंट, इसके साथ हमारा चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाएगा। बच्चों मेंटल रेवोल्यूशन मैंने पहले ही कहा था, वर्कर और मालिक दोनों के बीच का जो नेगेटिव एटीट्यूड है, एटीट्यूड समझते हो ना, रवैया, दोनों एक दूसरे के बारे में नेगेटिव सोचते हैं। तो इस रवैये को, इस नेगेटिव एटीट्यूड को चेंज करना ही कहलाता है क्लास मेंटल रेवोल्यूशन। दोनों के बीच में जो नेगेटिव एटीट्यूड है उसको चेंज करना ही कहलाता है क्लास मेंटल रेवोल्यूशन। वर्कर को मालिक को बुलाया जाता है, दोनों को समझाया जाता है क्लास कि आप दोनों ही, मैनेजर भी और वर्कर भी, दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर ही ऑर्गेनाइजेशन का फायदा कर सकते हैं। वर्कर नहीं होगा तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, मालिक कुछ भी नहीं कर पाएगा, मैनेजर कुछ भी नहीं कर पाएगा अगर वर्कर नहीं है। और अगर मैनेजर नहीं है तो वर्कर भी किससे सैलरी लेगा, किसके लिए काम करेगा। दोनों ही एक दूसरे के लिए जरूरी है, दोनों की अहमियत आपको समझनी है। दोनों के बीच में जो नेगेटिव एटीट्यूड है जो हमने पढ़ा ना हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड के अंदर, उसको हमको क्या करना है, फिनिश करना है। रीड करते हैं क्लास, द ऑब्जेक्टिव ऑफ टेक्निक टू चेंज द नेगेटिव एटीट्यूड ऑफ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट टुवर्ड्स ईच अदर, देयर शुड बी कोऑपरेशन बिटवीन वर्कर एंड मैनेजमेंट, both should realize that each and one is important for this, both have to change their thoughts for each other, this is known as mental। दोनों को क्लास जो है एक दूसरे के थॉट्स को समझना है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्लास मेंटल रेवोल्यूशन। कोई डाउट है क्लास तो यहाँ पे आप लोग पूछ सकते हो, बताओ फटाफट कोई डाउट है तो। गुड आफ्टरनून सर। सर मैं पूछ रहा था, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड और मेंटल रिवॉल्यूशन अलग अलग होता है पर इनका काम तो सेम ही होता है। देखो, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड इज प्रॉब्लम, ये समस्या है। मेंटल रेवोल्यूशन इज द सॉल्यूशन, उस समस्या का समाधान मेंटल रेवोल्यूशन है। ठीक है, हार्मोनी तो ये प्रॉब्लम है कि भाई मेल जूल के अंदर रहना चाहिए, आपको अपने बारे में नहीं सोचना, अपने जो है नेगेटिव एटीट्यूड क्रिएट नहीं करना। अब उसको ठीक कैसे करेंगे, उसको बोलते हैं मेंटल रेवोल्यूशन। क्लास ये चैप्टर हम लोगों का फिनिश हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, बिजनेस एनवायरनमेंट। तब तक आप इन चैप्टर्स को अच्छे से फिनिश कर लेना, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे।